हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में देखा था और उस लेक्चर में मैंने यह डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर मार्कर से ही मिलता जुलता एक और टॉपिक है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, या फिर उसे मास भी बोला जाता है, MAS। और उसके साथ साथ जीनोमिक सिलेक्शन, जिसमें कि जीवास, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन ARS के अंदर जनरली अक्सर पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से देखेंगे। तो शुरुआत में कुछ बेसिक बैकग्राउंड देखता हूँ कि क्यों यह जो टॉपिक है, यह जो स्टडी है मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, यह क्यों इंडियन रिस्पेक्ट में इतना ज़रूरी क्यों है। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में डेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और कई सारे रूरल फैमिलीज़ को यह रोजगार मुहैया करवाता है। तो देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। डेयरिंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर मिलियंस ऑफ रूरल फैमिलीज इन इंडिया। तो जग जाहिर है कि रूरल फैमिलीज़ के इनकम में डेयरिंग एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है एंड हैज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पर्टिकुलरली फॉर मार्जिनल एंड वुमेन फार्मर। यह भी जग जाहिर है कि यहाँ से डेयरिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और महिलाएं जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जिनको आत्मनिर्भर बनाने में, मार्जिनल फार्मर्स और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में डेयरिंग सेक्टर काफ़ी योगदान दे रहा है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स इंडिया बिकेम वर्ल्ड लीडर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन with an annual output of about 198.4 million tons of milk in 2019-20। तो हमें मालूम ही है कि इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में, और वर्ष 2019-20 की बात करें तो जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन हुआ है वह लगभग 198.4 मिलियन टन का हुआ है। आगे देखेंगे इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है यहाँ पर। तो जो टोटल पॉपुलेशन है, बोवाइन पॉपुलेशन है इंडिया की, वो लगभग अभी 302.799 मिलियन की है। और FAO के रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है वह लगभग 22% है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का, यानी पूरी दुनिया में जितना मिल्क प्रोड्यूस किए जा रहा है उसका 22% हिस्सा सिर्फ इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और यह जो रिपोर्ट है यह 2018 में आया था FAO के द्वारा। और लेटेस्ट जानकारी यह है कि इंडिया में लगभग 50 वेल डिफाइंड इंडिजिनस ब्रीड है, और ये जो भी ब्रीड है, इंडिजिनस ब्रीड है, वो काफ़ी एडेप्टेशन है उनके अंदर, एडेप्टेड है इंडियन इन्वायरमेंट से, और वो इंडियन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है वहाँ पर वो रहने के लिए योग्य है। साथ ही साथ ये जो इंडिजिनस हमारे जर्मप्लाज्म है वह रेसिस्टेंट है ट्रॉपिकल डिजीज से, जो ट्रॉपिकल टिक माइट्स और पैरासाइट्स और अदर जो डिजीज ट्रॉपिकल कंडीशंस में, ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं, उनसे यह काफ़ी रेसिस्टेंट है। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वह काफ़ी कम है। एक दिन में जो मिल्क प्रोडक्शन अन्य देशों को यदि हम देखेंगे, आगे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाएंगे इजराइल की काफ़ी अच्छी है, USA, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी जो है एनिमल्स की, कैटल की, 1 डे प्रोडक्शन वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इंडिया की यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वह काफ़ी कम है। लेकिन पॉपुलेशन साइज, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन साइज इंडिया का इतना ज़्यादा है कि वह इंडिया को नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बना देता है। तो यह जो कंसर्न है इस स्लाइड पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन डेयरी सेक्टर का क्या कंसर्न है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है वह है
although India is highest producer of milk, productivity per animal is poor। तो यह चीज़ें हमने अभी अभी डिस्कस किया है। The average per day milk production of indigenous cattle is 3 kg। तो इंडिजिनस जो भी कैटल है उनका एक दिन का मिल्क प्रोडक्शन जो है वह लगभग 3 kg का है इंडिजिनस कैटल के। और क्रॉस ब्रीड की बात की जाए जो कि इंडिया में पाले जा रहे हैं, उन एनिमल्स का एक दिन का जो प्रोडक्टिविटी है, मिल्क प्रोडक्शन है, वह लगभग 8 kg का है। जो कि अदर कंट्रीज़ की बात करें, यूएसए की बात करें और इजराइल की बात करें, तो उनके कंपैरिजन में यह जो प्रोडक्टिविटी है यह बहुत कम है। दूसरी तरफ यह एक फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिजिनस कैटल है वह इंडियन कैटल पॉपुलेशन में टोटल लगभग 74% का योगदान देता है। 74% जो इंडिजिनस जो कैटल का है, इंडिजिनस कैटल का है, जो टोटल कैटल इंडिया में है उसका 74% जो है वह इंडिजिनस कैटल के हैं। और यह 74% पॉपुलेशन सिर्फ 44% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। यानी इंडिया में जितना मिल्क प्रोड्यूस कैटल के द्वारा किया जाता है उसका 44% जो कंट्रीब्यूशन है वह इंडिजिनस कैटल का है, जबकि इनका पॉपुलेशन लगभग 74% है, तो काफ़ी कम है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो क्रॉस ब्रीड है उनकी पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ 26% है। और यह जो 26% एनिमल है क्रॉस ब्रीड के, यह लगभग 56% तक मिल्क को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका नंबर काफ़ी कम है और लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो क्रॉस ब्रीड एनिमल का प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। आगे इस स्लाइड को देखेंगे जिस पर काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। ये 2013 से लेकर 2019 तक ईयर वाइज इसमें मिल्क प्रोडक्टिविटी इंडिजिनस एनिमल का और एक्जोटिक एनिमल का, क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक का दिया गया है। इसमें जो क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक एनिमल को यहाँ पर ब्लू कलर से डिनोट किया गया है और नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल को रेड कलर से डिनोट किया गया है। तो आप पाएंगे कि जो इम्प्रूवमेंट की यदि बात की जाए तो यदि हम क्रॉस ब्रीड या एक्जोटिक में देखें उसमें भी ईयर बाइज ईयर इम्प्रूवमेंट काफ़ी फास्ट नहीं है। 2013 से लेकर 2019 तक आप पाओगे कि बहुत माइनर सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें नॉन डिस्क्रिप्ट या इंडिजिनस एनिमल की, वहाँ पर भी जो इम्प्रूवमेंट का रेट है वह काफ़ी कम है। और जहाँ 2013-14 में एक्जोटिक एनिमल का जो परफॉर्मेंस था, एक्जोटिक और क्रॉस ब्रीड एनिमल का जो परफॉर्मेंस था, पर डे प्रोडक्टिविटी जो था वो लगभग 6.78, तो यह लगभग 7 के आसपास था। और 2018-19 में इसका जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक का वो लगभग 7.95 का है। तो हार्डली 1 लीटर के आसपास इन सालों में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। और यदि हम बात करेंगे नॉन डिस्क्रिप्ट और इंडिजिनस एनिमल का, तो 2013-14 में इनका प्रोडक्टिविटी था 2.5 लीटर का, और जो कि 2018-19 में यह 3 लीटर का हुआ है। तो आधे लीटर का इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि कम माना जाएगा। अब हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें और कंपेयर करें इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, तो यह जो स्लाइड है यह काफ़ी कुछ बताता है इंडियन एनिमल के प्रोडक्टिविटी के बारे में। इंडिया का जो पॉपुलेशन का आप ये जो बार देखेंगे, ये अन्य कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यूएसए, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड की कंपैरिजन में पॉपुलेशन साइज काफ़ी ज़्यादा है। ये जो बार है यह पॉपुलेशन साइज को बता रहा है, जो कि अन्य कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद न्यूजीलैंड है का पॉपुलेशन है, उसके बाद यूके का है, और यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये सिमिलर पॉपुलेशन है यूके और ऑस्ट्रेलिया का, और इजराइल का काफ़ी कम है। लेकिन यदि हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये जो कर्व दिखाया गया है
यह कर्व दिखा रहा है एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी का। तो आप पाओगे कि इजराइल का पॉपुलेशन साइज तो बहुत कम है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है। लगभग 11,500 लीटर पर एनम जो इसका है मिल्क यील्ड पर काव लीटर पर एनम, एक साल का यह मिल्क प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पर। एक साल का जो मिल्क प्रोडक्शन है यह लगभग 11,500 के आसपास है। और इंडिया की बात करें तो यह लगभग 2,000 के आसपास है, तो काफ़ी कम है। और दूसरे कंट्रीज़ के भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। यूएसए की बात करें तो ये 9,000 से ज़्यादा है। न्यूजीलैंड लगभग 4,000 के आसपास है। यूके की बात करें तो यूके का लगभग 7,500 है। ऑस्ट्रेलिया 5,500 और इसराइल मैंने बता ही चुका है कि लगभग 11,500। यूएसए का ये लगभग 9,500 के आसपास है। हो सकता है शायद मैंने गलती से 9,500 इसकी मिल्क यील्ड भी है एक साल की, और पॉपुलेशन पर भी जो डाटा दिया गया है वो लगभग 9,221 का दिया गया, तो शायद मैंने इससे पहले ये वाला डाटा देखा हो। तो जो मिल्क यील्ड पर एनम है वह 9,500 से भी ज़्यादा है यूएसए का। तो इससे पता लगता है कि प्रोडक्टिविटी जो इंडियन कैटल का है वो काफ़ी कम है। आगे देखेंगे इस समस्या को किस प्रकार से एड्रेस किया जा सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो समस्या है जहां हम बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, हम नंबर 1 है, पॉपुलेशन वाइज भी नंबर 1 है और मिल्क प्रोडक्शन वाइज भी नंबर 1 है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वाइज पर एनिमल प्रोडक्टिविटी हमारा काफ़ी कम है। तो इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस बारे में अब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो सिलेक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक इज इन प्रैक्टिस सिंस डोमेस्टिकेशन ऑफ लाइव स्टॉक। तो सिलेक्शन जो है वह हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। इवन एनिमल लाइव स्टॉक का जब से डोमेस्टिकेशन हुआ है उसी समय से जनरली हम, चाहे यह कंसेप्ट के बारे में मालूम हो या ना हो, हम जनरली सिलेक्शन करते आ रहे हैं। जो एनिमल अच्छे दिखते हैं, जो एनिमल का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उसे हम अपने फार्म में रखते हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है उसे हम कल्ड कर देते हैं। ट्रेडिशनली लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम हैव यूटिलाइज्ड सिलेक्शन बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल एंड देयर रिलेटिव। और यह जो सिलेक्शन हमने जनरली किया है वह सिलेक्शन जनरली फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किए जाते हैं। फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल के और इंडिविजुअल के रिलेटिव्स के, उनकी फैमिली मेम्बर्स के, उनके एंसेस्टर के, उनके प्रोजेनीज के, इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम जनरली सिलेक्शन करते आए हैं। Selective breeding has produced enormous improvement resulting in annual genetic gain of about 1 to 3% in various important traits। और यह जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग हमने किया है, इसे करने के बाद जो हमें जेनेटिक गेन मिला है, जो रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन मिला है, इन सिलेक्शन करने के बाद जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ईयर वाइज, एनुअल जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वह लगभग 1 से 3% का है, जो कि संतोषजनक है। लेकिन इसके बाद भी हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी गुंजाइश है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये जो कुछ अदर टेक्नोलॉजी है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूज़ किया गया है, मॉलिक्यूलर मार्कर को यूज़ किया गया है, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के अंतर्गत हमारी जो ट्रेट है, कंटिन्यूअस ट्रेट है, इकोनॉमिक ट्रेट है, या फिर जिसे हम क्वांटिटेटिव ट्रेट बोलते हैं, उन ट्रेट को जो कंट्रोल किया जाता है वो QTL के द्वारा किया जाता है, क्वांटिटी ट्रेट लोसाई के द्वारा किया जाता है। कई सारे ऐसे QTLs होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन या ग्रोथ, अन इकोनॉमिक ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। और कई बार जनरली ये जो QTLs होते हैं वह किसी न किसी मार्कर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई मार्कर एसोसिएटेड होता है। जनरली हम इन QTLs को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये जो मार्कर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना
ईजियर होता है। तो इस वजह से हम जनरली इन मार्कर को आइडेंटिफाई करते हैं और इनडायरेक्टली हमें उसके साथ कौन सा QTL अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, उसके बारे में पता लग जाता है और इस प्रकार से हम सिलेक्शन कर पाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी विस्तार से पिछले लेक्चर में समझाया है, जब मैं मॉलिक्यूलर मार्कर को डिस्कस कर रहा था कि किस प्रकार से ये सारे मेथोडोलॉजी काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। आप में से जिन लोगों ने उस लेक्चर को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें मॉलिक्यूलर मार्कर या फिर DNA बेस्ड मार्कर के बारे में कि वो किस प्रकार से कार्य करता है। जीन विद सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स आर टारगेटेड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेट विद द हेल्प ऑफ मार्कर। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन हो या ग्रोथ रेट हो, ये जो इकोनॉमिक ट्रेट है उनको टारगेट किया जाता है मार्कर के द्वारा। उनके साथ जो मार्कर एसोसिएटेड है उनको पहचाना जाता है और उसके बाद एनिमल्स की सिलेक्शन की जाती है। तो देखेंगे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में और कुछ मार्कर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस हम डायग्राम को देखेंगे, यहाँ पर जीन दिखाए गए हैं और मार्कर दिखाए गए हैं। तो किस प्रकार से यह मार्कर का कार्य करता है। द ग्रीन सेक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजायरेबल जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो यह जो ग्रीन सेक्शन है, यह ग्रीन सेक्शन है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है DNA पर जो कि जेनेटिक जो कि यह बताता है जो पर्टिकुलर जीन है जो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर से इसे पढ़ेंगे। द ग्रीन सेक्शन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजायरेबल जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो यह जीन है जो कि प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक कोड दैट आर एसोसिएटेड विद 2 जेनेटिक मार्कर रेड फ्लैग्स। तो यह जो सीक्वेंस है जिसको कि रेड फ्लैग के द्वारा दिखाया गया है, ये जेनेटिक मार्कर है जो कि इस जीन के साथ एसोसिएटेड है और हमें इस जीन को आइडेंटिफाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है इस फ्लैग को, इस टैग को। तो इस टैग को यदि हम आइडेंटिफाई करते हैं, और यह आसानी से किया जा सकता है, तो इस वजह से मार्कर को यूज किया जाता है क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो इसे हम आसानी से पहचान पाएंगे और इन्हें पहचानने के बाद हम बता पाएंगे कि कौन सा जीन का कौन सा पॉलीमॉर्फिक रूप इस एनिमल में है और उसके बेसिस पर हम सिलेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई है इस बॉक्स के अंदर, उसे हम देखते हैं क्या है। मार्कर आर यूज्ड टू इनहांस जेनेटिक इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक बाय एक्सेलरेटिंग सिलेक्शन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट विद इन ए पॉपुलेशन। तो यह बड़ा बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसके मदद से हम मार्कर को यूज करते हुए जनरली एनिमल के परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जीन और मार्कर के बीच में क्या डिफरेंस है, कंसेप्ट का क्या डिफरेंस है, जीन क्या होते हैं और मार्कर क्या होते हैं। ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है और बहुत ब्रीफली अभी पिछले स्लाइड पर भी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं ताकि चीज़ों में, किस कंसेप्ट में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न रह जाए। द जीन ऑफ इंटरेस्ट is directly related with production of proteins that produce certain phenotype। तो जो जीन होते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सर्टेन फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वेयर एज मार्कर्स नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट बट आर जेनेटिकली लिंक्ड। मार्कर जो होते हैं वो किसी भी प्रकार से ट्रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। मैंने मार्कर के कैरेक्टरिस्टिक में ये भी बोला था कि मार्कर शुड बी न्यूट्रल। वो किसी मार्कर का कोई एलील, कोई रूप किसी भी ट्रेट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं, जीन के साथ इतना क्लोजली सिचुएटेड होते हैं कि वो जनरली जीन के साथ साथ ही मूव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इस वजह से यदि हम मार्कर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम जीन को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम इसका कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन को किस प्रकार से कब यूज किया गया है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ 1990s, तो 1990 की शुरुआत में ब्रीडर यूज्ड जीन मार्कर टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन
टू रिमूव डिलीटेरियस एलील, कुछ हार्मफुल एलील्स थे जैसे हेलोथेन इन पिग्स एंड फिश टेंट इन चिकन एग्स। तो हेलोथेन और फिश टेंट इन सारी चीज़ों को रिमूव करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज किया गया था। ये तो डिलीटेरियस एलील को रिमूव करने के लिए किया गया था, कुछ जगह पर इसे कुछ फेवरेबल एलील को सिलेक्ट करने के लिए भी किया गया है, जैसे कि मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन का यूज़ किया गया है पोल्ड कंडीशन इन कैटल। तो कंडीशन हमें यदि कैटल ऐसे हो जिनमें हॉर्न ना हो तो उस कंडीशन को सिलेक्ट करने के लिए एक पार्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस जीन के बेसिस पर यहाँ पर पोल्ड एनिमल को सिलेक्ट किया गया था। अब हम देखेंगे जीन मार्कर रिलेशनशिप, किस प्रकार से जीन और मार्कर के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसका क्या कंसेप्ट है। तो द मार्कर शुड बी इन लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम एलडी विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द पॉपुलेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली एग्जाम्स में एलडी लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आगे आने वाले समय में लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, ताकि क्योंकि यह यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी। अभी हमें मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन और जीवास को ही के ऊपर फोकस करना है। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम अपने आप में एक, इसे समझने के लिए एक अलग से लेक्चर चाहिए, तो मैं आने वाले समय में लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम को भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो द मार्कर शुड बी इन लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द पॉपुलेशन। तो जीन और मार्कर ये दोनों लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम में होने चाहिए। और लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम है क्या, इसे हम थोड़ा ब्रीफली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम इज द टेंडेंसी ऑफ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम यह बताता है कि कुछ एलील्स जो है वो एक साथ ट्रेवल करते हैं। लिंक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हर एलील स्वतंत्र है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के बाद वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है, ड्यू टू लिंकेज वो जो रेशियो बनेंगे डिफरेंट एलील्स के वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। सिलेक्शन यूजिंग दीज मार्कर आर यूज्ड इन जीनोमिक सिलेक्शन। तो यह कंसेप्ट जनरली लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम का यूज किया जाता है जब हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिशनल वर्सेस मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। जो ट्रेडिशनल हमारा जो वे था सिलेक्शन करने का और अब हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या हमें एडवांटेज मिल रहा है। तो फिनोटाइपिक सिलेक्शन हैज़ लिमिटेड रोल अंडर दीज कंडीशंस। क्या कुछ ट्रेडिशनल जो फिनोटाइपिक सिलेक्शन करते हैं उनकी क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जिसे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के द्वारा रिमूव किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशंस आर डिफिकल्ट टू मेजर। अब जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास हर्ड में कई सारे एनिमल्स होते हैं। अब हर एनिमल का ईयर वाइज हर साल उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाना, मेंटेन किया जाना, यह थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यह सबसे पहला इसका डिफिकल्टी है। जो दूसरा पॉइंट है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लो हेरिटेबल ट्रेड्स है वहाँ पर जनरली उस तरीके के ट्रेड के लिए फिनोटाइपिक सिलेक्शन किया जाना मुश्किल होता है। मैंने जब ब्रीडिंग वैल्यू डिस्कस किया था या फिर हेरिटेबिलिटी का कंसेप्ट जब डिस्कस किया था तो उसमें उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है कि लो हेरिटेबल ट्रेड्स जो होते हैं वो मेनली इन्वायरमेंट की कंट्रीब्यूशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है या फिर नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस वहाँ पर काम करने लगता है। तो इस वजह से सिलेक्शन किया जाना मुश्किल होता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप हेरिटेबिलिटी के जो मेरे लेक्चर्स हैं या फिर ब्रीडिंग वैल्यू का जो लेक्चर है आप उन लेक्चर को एक बार देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि लो हेरिटेबल ट्रेट में सिलेक्शन करना क्यों मुश्किल होता है। लेकिन अभी यह समझना जरूरी है कि फिनोटाइपिक सिलेक्शन इन द केस ऑफ लो हेरिटेबल ट्रेट इज डिफिकल्ट। आगे देखेंगे फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेट एक्सप्रेस्ड लेट इन लाइफ। ऐसे ट्रेट जो कि अपने लाइफ में काफ़ी लेट अपीयर होते हैं, जैसे कार्कस रिलेटेड ट्रेट हो या फिर ऐसे ही कोई अन्य ट्रेट जो कि काफ़ी लेट एक्सप्रेस्ड होते हैं, उनमें सिलेक्शन किया जाए
तो फिर हमें काफ़ी टाइम लगेगा और हमारा जनरेशन इंटरवल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वैसे कंडीशंस में मुश्किल होता है। तो ट्रेट विच एक्सप्रेस लेट, यह एक और कंडीशन है जहाँ पर हम फिनोटाइपिक सिलेक्शन या ट्रेडिशनल सिलेक्शन किया जाना मुश्किल होता है। अब मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन जो है वह ब्रीडिंग स्टॉक यानी पेरेंट स्टॉक को बनाने को सेलेक्ट करने में काफ़ी यूजफुल है, और साथ ही साथ यह सेक्स लिमिटेड ट्रेट जो है वहाँ पर भी कर सकते हैं इसकी सिलेक्शन। जैसे कि मान लो कि आपको मेल के कंडीशन में मिल्क प्रोडक्शन ट्रेट को के बेसिस मिल्क प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है, तो मेल में तो मिल्क प्रोडक्शन होगा नहीं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट है। तो उस कंडीशन में भी जीन तो प्रेजेंट होते हैं, तो जीन के बेसिस पर हम जीन को और मार्कर को स्टडी करते हुए हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के बाद हम देखते हैं जीनोमिक सिलेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं जीनोमिक्स क्या होता है। तो जीनोमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मैपिंग ऑफ जीनोम्स। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका कि जीनोमिक्स भी हम जनरली जीनोम का स्ट्रक्चर, फंक्शन और मैपिंग के बारे में स्टडी करते हैं। जीनोमिक सिलेक्शन क्या है? तो जीनोमिक सिलेक्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ जीनोम वाइड जेनेटिक मार्कर टू प्रिडिक्ट द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ एनिमल। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में हम पार्टिकुलर मार्कर को ध्यान में रखते हुए, कुछ मार्कर को यूज करते हुए जनरली हम एनिमल को सेलेक्ट करते थे, लेकिन जीनोमिक सिलेक्शन में जीनोम वाइड जेनेटिक मार्कर को यूज किया जाता है ब्रीडिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट करने में। तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर कई सारे मार्कर को एक साथ यूज करेंगे। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन फोकसेस ऑन दोज रीजन्स which are certain to influence the trait of interest and leaves most of genome region unaccounted। तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में सिर्फ हम पिन पॉइंट करके कुछ रीजन को ही स्टडी करते थे जीनोम का, जिसके बारे में माना जाता था कि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने में, और जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा को अनअकाउंटेड छोड़ दिया जाता था, उसके ऊपर स्टडी नहीं किया जाता था जब हम मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के बेसिस पर एनिमल को सेलेक्ट करते थे। इन जीनोमिक सिलेक्शन मार्कर कवरिंग दी होल जीनोम, यहाँ पर होल जीनोम को कवर किया जाता है, सो दैट पोटेंशियली ऑल द जेनेटिक वेरिएंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द मार्कर। तो यहाँ पर एक्यूरेसी जो है जीनोमिक सिलेक्शन में वह काफ़ी बढ़ जाता है। हाई डेंसिटी SNPs array have revolutionized the ability of genome wide association studies। तो कई सारे माइक्रो एरे, SNP एरे, DNA चिप बनाए गए हैं, तो उनकी मदद से जो सिलेक्शन का जो काम है वो उसमें एक रिवॉल्यूशन सा आ गया है। वंस एसोसिएशन बिटवीन जेनेटिक मार्कर एंड परफॉर्मेंस हैव बीन डिटेक्टेड, दे कैन बी यूज्ड इन ब्रीडिंग प्रोग्राम। एक बार उस पर रिसर्च किया जाता है, देखा जाता है, हम एनिमल का परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनके जीनोटाइप्स को देखते हैं कि किस प्रकार का जीनोटाइप है, उसके बाद उनके बीच में एसोसिएशन स्टडीज़ की जाती है। और जब एक बार एसोसिएशन मिल जाता है कि इस तरीके का यदि जीनोटाइप का नेटवर्क हो तो परफॉर्मेंस ऐसा मिलेगा, इस प्रकार का कोई यदि हमें रिविलेशन होता है तो तब हम फिर उस कंडीशन में जीनोमिक सिलेक्शन को कर सकते हैं। अब हम इस स्लाइड पर मेथोडोलॉजी देखेंगे। बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा ये मेथोडोलॉजी को। यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है जीनोमिक सिलेक्शन का, लेकिन मैं इसे सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप में जनरली हम सिलेक्शन करते हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस पॉपुलेशन लेते हैं। रेफरेंस पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज साइज होगा एनिमल्स का, और फिर उस पॉपुलेशन में जीनोटाइपिंग करते हैं, यानी जितने भी मार्कर है उनकी स्टडी करते हैं, और फिर साथ ही साथ उनकी फिनोटाइपिंग भी करते हैं, यानी उनका परफॉर्मेंस को भी रिकॉर्ड करते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप भी देखते हैं और फिर फिनोटाइप भी देखते हैं। और इन दोनों को देखने के बाद कि किस प्रकार के जीनोटाइप में किस प्रकार का फिनोटाइप मिल रहा है, इसको देखते हुए फिर
जीनोमिक सिलेक्शन मॉडल बनाया जाता है। ये मॉडल डेवलप किया जाता है। एक बार मॉडल जब डेवलप हो जाता है और उसको इवेलुएट करने के बाद उसकी एक्यूरेसी ठीक मिलती है, यानी उसको वैलिडेट किया जाता है। एक बार रेफरेंस पॉपुलेशन में किया जाता है, फिर उसे कुछ टेस्ट पॉपुलेशन में, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया है, उस पर करके देखा जाता है कि ये सही से रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो एक बार वैलिडेशन भी होता है उसका। एक बार जब वैलिडेशन हो जाता है और पाया जाता है कि ये जो मॉडल बना, हमने मॉडल जो मिला है, मैथमेटिकल मॉडल मिलता है, स्टैटिस्टिकल मॉडल मिलता है, जिनमें वैल्यूज़ को डालकर जीनोटिपिक वैल्यू जो हमें मिल रहे हैं, जीनोटाइप मिल रहे हैं, उसके बेसिस पर कुछ वैल्यूज़ आते हैं। उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम उनकी ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब ये वैलिडेट हो जाता है तब हम ब्रीडिंग पॉपुलेशन में, जिस पे हमें काम करना है, उसमें जीनोटाइपिंग करते हैं, उनके जीनोटाइप्स, उनकी मॉलिक्यूलर मार्कर की स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पर जो मॉडल हमें मिला है उसे यूज़ करते हुए जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू, GEBV, यानी जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इस ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पर जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू हाई होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम सिलेक्शन करते हैं। तो जो मेथडोलॉजी है वह जनरली 3 स्टेप्स में होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन विद मार्कर जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक इंफॉर्मेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में collected phenotypic and genotypic data are used to obtain predictive equation to calculate genomic estimated breeding value। तो हमने सेकेंड स्टेप में जो हमें डाटा मिला है उसे यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाते हैं और थर्ड स्टेप में ये जो इक्वेशन हमें मिला है उसे हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में यह किया जाता है। और इसके बाद हाउ जीनोमिक सिलेक्शन इम्प्रूव जेनेटिक गेन। तो जेनेटिक गेन या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन, आने वाले वीडियोस में, कुछ आने वाले समय में मैं रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन और जेनेटिक गेन पर भी लेक्चर बनाने वाला हूं, तो वो चीज़ वहां पर क्लियर होगा। लेकिन यदि ब्रीफली समझा जाए तो जेनेटिक गेन या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन है कि हम जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे हैं उसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है एनिमल में, इसका एक मेजर है जेनेटिक गेन या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन। तो इम्प्रूवमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है उसे बताता है। इसे जनरली डेल्टा G से डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं। द क्लासिक इक्वेशन फॉर एक्सप्लेनिंग द रेट ऑफ जेनेटिक चेंज एज डिस्क्राइब्ड बाय फाल्कोनर। तो फाल्कोनर के द्वारा यह फार्मूला डिस्क्राइब किया गया है। डेल्टा G यानी रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन इक्वल्स IH सिग्मा A डिवाइडेड बाई L। यहाँ पर I जो है वह इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन है, H जो है वो एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन है। ये H आया है हेरिटेबिलिटी का रूट स्क्वायर है। H स्क्वायर को जब रूट किया तो H सिर्फ आ गया, वो एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन है। सिग्मा A जो है वह है एडिटिव जेनेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ट्रेट। तो यह एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस का अंडर रूट है, वेरिएंस का अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और जो L है वह जनरेशन इंटरवल है। तो हमने देखा कि जो जेनेटिक गेन है उनको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सिलेक्शन इंटेंसिटी, एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन, एडिटिव जेनेटिक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ट्रेट और जनरेशन इंटरवल। तो इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमें काम करना होगा जेनेटिक गेन या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन को बढ़ाने में। तो हम देखते हैं जो हम जीनोमिक सिलेक्शन करते हैं उसकी वजह से क्यों रिस्पॉन्स हमारा फास्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन इंटेंसिटी जो सबसे पहला फैक्टर है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसे किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो सिलेक्शन इंटेंसिटी मेनली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन अवेलेबल, द प्रोपोर्शन ऑफ एनिमल सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े साइज से आपने कुछ एनिमल को सेलेक्ट किया तो सिलेक्शन इंटेंसिटी आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, आपने इंटेंस सिलेक्शन किया। तो जब आप जीनोमिक सिलेक्शन करते हैं उस कंडीशन में, जीनोमिक सिलेक्शन में आप क्या करेंगे, DNA सैंपल्स कैन बी टेकन शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के जस्ट बाद आप DNA ले सकते हो और जीनोटाइपिंग कर सकते हैं। कैन स्क्रीन थाउजेंड ऑफ बुल्स काफ्स टू फाइंड ए फ्यू एलीट इंडिविजुअल फॉर देयर ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो इस प्रकार से आप जन्म के समय ही जो बुल्स होते हैं, कई सारे जो बुल काफ्स होते हैं, काफ से आप
ब्लड लेकर आप जीनोटाइपिंग करवा सकते हैं। और आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, उनमें से जो जिनकी जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू ज़्यादा होगा आप उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने एक बहुत बड़े पॉपुलेशन से कुछ काफ को आप सेलेक्ट करेंगे, आपका सिलेक्शन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। यदि आपने ये काम नहीं किया, फिनोटाइपिक सिलेक्शन किया, तो जनरली जब बुल बहुत एडल्ट हो जाते हैं उस कंडीशन में हमारा सैंपल साइज घट जाता है, क्योंकि जनरली किसी भी फार्म पर बुल को बड़ा नहीं किया जाता, उसे रेज करके एडल्ट नहीं किया जाता, और समय समय पर उन्हें अपने फार्म से, अपनी हर्ड से निकाला जाता है, ताकि उनके ऊपर काफ़ी जो खर्च आ रहा है, इनपुट जो आ रहे हैं उन्हें खिलाने में, उन्हें रखने में, उनके मेंटेनेंस में, उनके डिजीज़ वगैरह से उन्हें बचाने में, वो खर्च कम हो जाए, इसके लिए उन्हें समय समय पर बुल्स को हर्ड से निकाला जाता है। इस वजह से यदि हमने फिनोटाइपिक सिलेक्शन किया तो जो नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे वो हमारे पास काफ़ी कम होंगे, और उनमें से ही हमें एनिमल सेलेक्ट करना होगा। तो नो डाउट हमारा इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने जीनोमिक सिलेक्शन किया तो हमारा सिलेक्शन इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, और यदि सिलेक्शन इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ ऊपर है सिलेक्शन इंटेंसिटी, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन या जेनेटिक गेन बढ़ जाएगा। जो दूसरा फैक्टर था वह था जनरेशन इंटरवल। यदि आपने यह कन्वेंशनल मेथड यूज किया प्रोजेनी टेस्टिंग का, तो जनरली जो कैटल के कंडीशंस में जो जनरेशन इंटरवल आता है वो 75 मंथ का आता है। ये 75 मंथ का आता है यदि ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके प्रोजेनी टेस्टिंग किया जाए। इनके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने में अराउंड 75 मंथ आता है। यदि आपने जीनोमिक सिलेक्शन किया तो उस कंडीशन में जो आपका जनरेशन इंटरवल आएगा वह सिर्फ 25 मंथ होगा। और ये डिफरेंट स्टेप्स है जिसके बेसिस पर आप सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इन स्टेप्स को देखेंगे तो ये सारे स्टेप्स को करने में लगभग 25 मंथ का समय लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन इंटरवल जीनोमिक सिलेक्शन करने के बाद हमारा लगभग 1/3 हो जाता है, 3 टाइम तक कम हो जाता है। और हम यहाँ पर फार्मूला में देख पाएंगे कि जो जनरेशन इंटरवल है वह डिनोमिनेटर में है, नीचे है, फार्मूला में डिनोमिनेटर में है। तो इस वजह से यह कम होगा तो हमारा जाहिर सी बात है कि जो जेनेटिक गेन है या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन है वह बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर जीनोमिक सिलेक्शन करने के बाद जो हमारा जनरेशन इंटरवल है वो कम हुआ और हमारा रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन है वह ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। तो एक्यूरेसी इज प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ साइज ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन। तो जो रेफरेंस पॉपुलेशन हमने शुरू में इक्वेशन प्रिडिक्टिव मॉडल को बनाने में, इक्वेशन बनाने के लिए जो रेफरेंस पॉपुलेशन हमने यूज़ किया है वह रेफरेंस पॉपुलेशन का साइज कितना ज़्यादा है, क्योंकि साइज ऑब्जर्वेशन के नंबर जितना ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन साइज उस समय जितना ज़्यादा होगा, एरर की संभावना उतना कम होगा, और यदि एरर कम होंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो रेफरेंस पॉपुलेशन यदि हमने ज़्यादा रखा है तो हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। द एक्यूरेसी इज प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ साइज ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड टू estimate SNP effect, which in turn are used to compute genomic estimated breeding value of selection candidate। तो हमें रेफरेंस पॉपुलेशन को ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब आगे यह जो स्लाइड है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जीनोमिक सिलेक्शन के हेल्प से जेनेटिक गेन किस स्पीसीज़ में कितना ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो यदि हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहला जो है वो पोल्ट्री में दिखाया गया है। पोल्ट्री के अंदर जो जेनेटिक गेन है वह आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लगभग 20% जेनेटिक गेन जो है जीनोमिक सिलेक्शन को यूज करते हुए पोल्ट्री के अंदर 20% तक रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन को, जेनेटिक गेन को बढ़ाया गया है। यदि हम कैटल की बात करें तो कैटल में जेनेटिक गेन को लगभग 30% तक बढ़ाया गया है। यदि पिग की बात की जाए तो यह वैल्यू लगभग 40% तक है, और यदि शीप की बात की जाए
तो सीप में यह लगभग 50% तक बढ़ाया गया है जेनेटिक गेन को। और यदि एग की बात की जाए, पोल्ट्री में ब्रॉयलर की बात की जाए, तो ब्रॉयलर में ये 60% तक बढ़ाया गया है। और यहाँ पर जो पोल्ट्री था यह मीट के लिए था, ये ब्रॉयलर के लिए था, सॉरी, ये ब्रॉयलर के लिए था, मीट के लिए 20% और ये एग के लिए यानी लेयर के लिए है। ये जो 60% है वो लेयर के लिए है। तो लेयर के कंडीशन में 60% तक जेनेटिक गेन जीनोमिक सिलेक्शन को यूज करते हुए बढ़ाया गया और ब्रॉयलर के कंडीशन में 20% तक। और यदि हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, कैटल में मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर यह 70% तक इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो देखेंगे 20, 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70 स्पीसीज वाइज डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरीके से हमने जेनेटिक गेन या रिस्पॉन्स टू सिलेक्शन को जीनोमिक सिलेक्शन के माध्यम से बढ़ाया है। अब हम कुछ रिसेंट एडवांसेस देखेंगे जीनोमिक सिलेक्शन में, क्या कुछ रिसेंट एडवांसमेंट हुए हैं। तो SNP चिप बनाया गया है। SNP चिप provides a platform where thousands of markers are genotyped in a cost effective manner। तो SNP चिप या माइक्रो एरे बनाया गया है जिसके हेल्प से आप एक बार में हजारों मार्कर्स को यूज कर सकते हैं और हजारों मार्कर को आइडेंटिफाई करने के बाद आप एनिमल को सेलेक्ट कर पाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अभी नए नए चिप आ रहे हैं जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो यह काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट है। दूसरा है SNP एरे हैव बीन डेवलप्ड फॉर चिकन। ये जो SNP माइक्रो एरे हो या DNA चिप हो या SNP चिप हो या SNP एरे है, ये चिकन में बनाए गए हैं और जिनका नाम इल्यूमिना 18000 आई सेलेक्ट चिप है। कैटल के अंदर बोवाइन 50 के इल्यूमिना आई सेलेक्ट चिप, पिग के कंडीशंस में पिग में इल्यूमिना आई सेलेक्ट पिग DNA चिप 60 के, गोट में इल्यूमिना गोट SNP 50 बीड चिप, सीप के केस में इल्यूमिना ओवाइन SNP 50। तो ये सारे चिप बनाए गए हैं डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। हम कॉस्ट की बात करें तो जीनोमिक स्टडी करने में जो एक जीनोम की सीक्वेंसिंग करने में कितना कॉस्ट आता है, तो 2001 की बात करें तो 2001 में लगभग $100 मिलियन का खर्च आता था एक जीनोम की स्टडी करने में, जीनोम की सीक्वेंसिंग करने में। और विद टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट होती गई वैसे वैसे देखा जाए तो यह जो कॉस्ट था यह काफ़ी कम हो गया है। और 2019 में यह कॉस्ट घटकर लगभग $1,000 पर आ चुका है। तो कहाँ $100 मिलियन था 2001 में और लगभग 20 साल से भी कम समय में यह $100 मिलियन से घटकर सिर्फ $1,000 पर आ चुका है यह खर्च पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग करने में। तो हम देख सकते हैं विद चेंज इन टेक्नोलॉजी यह जीनोमिक स्टडी जो है वो आज के समय में काफ़ी सस्ता हो चुका है। कुछ और भी चीज़ें देखते हैं जीनोमिक सिलेक्शन से रिलेटेड। सिमुलेशन रिजल्ट्स सजेस्ट दैट एक्यूरेसी ऑफ जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू फॉर ए बुल काफ कैन बी एज हाई एज द एक्यूरेसी ऑफ एन एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू आफ्टर ए प्रोजेनी टेस्टिंग। तो स्टडी से ऐसा पता लगता है कि जो जहाँ तक एक्यूरेसी की बात करें तो या तो हम इस मेथोडोलॉजी को यूज करें जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू, या फिर प्रोजेनी टेस्टिंग करते हुए हम ब्रीडिंग वैल्यू को एस्टिमेट करें। यह स्टडी से पता लगता है कि दोनों में जो एक्यूरेसी है वो लगभग सेम है। जीनोमिक स्टडी के बाद जो जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू के बेसिस पर जो हम ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं वो एज हाई एज एक्यूरेट है प्रोजेनी टेस्टिंग का। तो ये हमारे लिए काफ़ी एडवांटेज वाली चीज़ है कि यहाँ पर एक्यूरेसी से किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। जीनोमिक सिलेक्शन कुड लीड टू ए डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ जेनेटिक गेन।
तो जीनोमिक सिलेक्शन को हम यूज़ करते हुए हम जो हमारा रेट ऑफ जेनेटिक गेन है उसे हम डबल कर सकते हैं। बाय अवॉइडिंग प्रोजेनी टेस्टिंग, बुल ब्रीडिंग कंपनीज कुड सेव अप टू 92% ऑफ देयर कॉस्ट। तो यहाँ पर अब हमें प्रोजेनी टेस्टिंग के लिए बहुत सारे बुल को रेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कंपनियां अब अपने खर्च का लगभग 92% 92% तक सेव कर सकते हैं। कुछ और एडवांसमेंट देखेंगे हम। डिफरेंट तरीके के माइक्रो एरे डीएनए चिप बनाए गए हैं। इसमें बोवाइन SNP 50 जो कि बोवाइन के लिए हैं, हाई डेफिनेशन चिप्स बनाए गए हैं, लो डेफिनेशन चिप बनाए गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में कार्य किए गए हैं। ये चिप डिफरेंट चिप है, 50,000 V2 चिप, हाई डेफिनेशन चिप, लो डेफिनेशन चिप। तो इस क्षेत्र में काफ़ी एडवांसमेंट हुए हैं। यदि हम बात करें 50K चिप की यानी 50,000 चिप की, तो इस चिप की रिजोल्यूशन काफ़ी हाई है, हाई रिजोल्यूशन। और ये जो माइक्रो एरे हैं ये अराउंड 50,000 SNP मार्कर बोवाइन जीनोम को एक साथ ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और इनकी रिजोल्यूशन भी काफ़ी हाई है, 1 SNP पर 60,000 बेस पेयर तक ये इतने रिजोल्यूशन के साथ ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रीड्स यूज्ड फॉर SNP डिस्कवरी। इस SNP डिस्कवरी में कई सारे ब्रीड को यूज़ किया गया है। तो ये कई तरीके के ब्रीड पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। और इस चिप को बनाने में कई सारे कंट्रीज़ ने काम किया है, कई सारे रिसर्च स्टेशंस ने काम किया है। बार्क, US मार्क, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। तो इन सारे रिसर्च स्टेशंस के सहयोग से इस तरीके के चिप बनाए गए हैं। बोवाइन ब्रीड चिप के ऊपर आप देख पाएंगे कि कितनी सारी कंट्रीज़ ने काम किया है। इसमें USA, ब्राज़ील, USA के कई सारे रिसर्च सेंटर ने काम किया है। ये फाइजर, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, ब्राज़ील के अंदर भी 2 उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्य ने काम किया है। फ्रांस, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, UK कई सारे कंट्रीज़ ने इस बोवाइन ब्रीड चिप को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और ये कई सारे जो एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट जीन है उनके आइडेंटिफिकेशन में यह बोवाइन ब्रीड चिप एक रिवॉल्यूशनरी रोल अपना दे रहा है। इसके अलावा 770 के चिप बनाए गए हैं। और अब हम करंट स्टेटस की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन डेयरी कैटल्स हैव नाउ बीन जीनोटाइप्ड फॉर द पर्पस ऑफ जीनोमिक प्रेडिक्शन। जीनोमिक प्रेडिक्शन के लिए उस इक्वेशन को बनाने में, मॉडल को बनाने में लगभग अब तक 2 मिलियन डेयरी कैटल को यूज किया जा चुका है। द एक्यूरेसी ऑफ जीनोमिक प्रेडिक्शन इन डेयरी कैटल एक्सीड 0.8 फॉर प्रोडक्टिव ट्रेट एंड 0.7 फॉर फर्टिलिटी, लॉन्गेविटी, सोमेटिक सेल काउंट एंड अदर ट्रेट। तो इनकी एक्यूरेसी भी काफ़ी ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या कुछ एडवांसमेंट हो रहा है, तो NDDB में जीनोमिक सिलेक्शन से रिलेटेड काम किए जा रहे हैं। और यहाँ पर कस्टमाइज्ड जीनोटाइपिंग चिप इंडस चिप वाज लॉन्च्ड फॉर इंडिजिनस कैटल एंड देयर क्रॉसेस। तो इंडस चिप को लॉन्च किया गया है जिस पर NDDB ने कार्य किया है। उसके अलावा जहाँ तक बफेलो की बात की जाए तो NDDB एब्रो मुर्रा एक कंप्लीट जीनोम असेंबली ऑफ रिवराइन बफेलोज with more than 99% genomic coverage submitted to National Center for Biotechnology Information Database। ये 2019 में अप्लाई किया गया है, असेंबली भेजा गया है NDDB के द्वारा। और अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ जीनोमिक सिलेक्शन। तो जीनोमिक सिलेक्शन के क्या कुछ एडवांटेज है, इससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है।
जेनेटिक इवेल्युएशन कैन बी परफॉर्म्ड एज सुन एज डीएनए इज अवेलेबल। इसके लिए हमें इस तरीके के सिलेक्शन के लिए, जीनोमिक सिलेक्शन के लिए हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है, फिनोटाइप के अपीयर होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें डीएनए अवेलेबल हो जाएगा, जीनोमिक डीएनए अवेलेबल हो जाएगा, हम इस तरीके की स्टडी को कर सकते हैं। सिलेक्शन कैन बी अप्लाइड विदाउट देयर प्रोजेनी और देयर ओन फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके के कार्य को करने में प्रोजेनी की परफॉर्मेंस को देखने की आवश्यकता नहीं है और इवन खुद के इंडिविजुअल के फिनोटाइपिक इंफॉर्मेशन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। हम एक बार जब हमारे पास जो मॉडल है, जेनेटिक मॉडल जो है वो बन जाता है, तो हम सिर्फ जीनोटाइपिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम ब्रीडिंग वैल्यू को निकालने में सक्षम होते हैं। सिलेक्शन इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज। तो इस मेथोडोलॉजी में आपकी सिलेक्शन इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप काफ को कल किए जाने के पहले आप उनका जीनोम लेकर आप उसको अपने सैंपल में ऐड कर सकते हैं, और जब रिजल्ट आएगा और जिसकी ब्रीडिंग वैल्यू अच्छे होंगे उस काफ को हम रिटेन कर सकते हैं और दूसरे को कल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सिलेक्शन इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ा लेते हैं अपना। रिड्यूस जनरेशन इंटरवल। तो यहाँ पर जो जनरेशन इंटरवल है वो हम काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, इवन इंडिविजुअल की खुद की परफॉर्मेंस का भी हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस वजह से हमारा जनरेशन इंटरवल काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। यह मेथोडोलॉजी एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन जो है वह उसे बढ़ाता है। यदि हमने रेफरेंस पॉपुलेशन के अंदर अपने पॉपुलेशन साइज को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है तो एक्यूरेसी हमारा नो डाउट बढ़ जाएगा। और पहले भी हमने डिस्कस किया है कि प्रोजेनी टेस्टिंग से जो हमें एक्यूरेसी मिलता है, ऑलमोस्ट सेम एक्यूरेसी, सिमिलर एक्यूरेसी हमें जीनोमिक सिलेक्शन से भी मिल जाता है। कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट फॉर प्रूविंग बुल कुड बी रिड्यूस्ड। तो हमने देखा था कि 92% तक बुल के रेजिंग में कॉस्ट डिफरेंट कंपनीज ने अपने कम किए हैं। तो इससे भी रिलेटेड कई सारी चीज़ें हमने पहले अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि हमें एक बार जीनोमिक डीएनए मिल जाता है तो उस के रिजल्ट आने के बाद हम बुल को अर्ली एज में ही कल कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड इन नॉन पेडिग्रीड पॉपुलेशन। इसे हम इस मेथोडोलॉजी को करने के लिए हमें पेडिग्रीड एनिमल की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हम इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, हम अपना मॉडल बना लेते हैं, तो बाद में यदि हम जिस कैंडिडेट पर हमें यह मेथोडोलॉजी को अप्लाई करना है, इस जीनोमिक सिलेक्शन को अप्लाई करना है, उसकी पेडिग्री मालूम ना भी हो तो भी हम कर सकते हैं। The efficiency of genomic selection for sex-limited trait and low heritable or post-slaughter trait is high। तो जो हम कन्वेंशनल वे में कन्वेंशनल तरीके से प्रोजेनी टेस्टिंग करते हुए जो हम मेथोडोलॉजी से ब्रीडिंग वैल्यू को निकाल रहे थे, तो वहाँ पर सेक्स लिमिटेड ट्रेट, लो हेरिटेबल ट्रेट और जो ट्रेट बहुत लेट अपीयर होते हैं, पोस्ट स्लॉटर ट्रेट, इस तरीके के ट्रेट में वह कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी को करना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पर जीनोमिक सिलेक्शन में इन सारे ट्रेट में सेक्स लिमिटेड ट्रेट, लो हेरिटेबल ट्रेट, पोस्ट स्लॉटर ट्रेट या फिर ऐसे ट्रेट जो कि लाइफ में लेट अपीयर होते हैं, उन ट्रेट के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं। रैपिड एलिमिनेशन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम लाइवस्टॉक पॉपुलेशन। तो जो हमने अभी डिफरेंट चिप की बात की, तो उन चिप पर डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड मार्कर भी यूज़ किए जाते हैं और एक साथ हम कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम एक साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं और हम अपने पॉपुलेशन में वैसे एनिमल को कल्ट कर सकते हैं जो कि जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट हो या फिर जो कैरियर है जेनेटिक डिसऑर्डर के। इस टेक्नोलॉजी की, इस मेथोडोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस भी है, उन लिमिटेशंस के ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर नीड ऑफ लार्ज रेफरेंस पॉपुलेशन, मैंने बोला था कि पहले भी डिस्कस किया था कि यदि हमें अपने एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो रेफरेंस पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होना चाहिए। तो नीड यहाँ पर रेफरेंस पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज का होना चाहिए, तभी हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा पाएंगे। जो दूसरा लिमिटेशन है वह है SNP एनालिसिस डिग्रेड स्लाइटली विद ईच न्यू जनरेशन इन द पॉपुलेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर
दैट अकर्स ड्यूरिंग म्यूसिस। तो हमने एक बार अपना मॉडल को बना लिया, रेफरेंस पॉपुलेशन को यूज करते हुए हमने एक बार यदि हमने अपना मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल, जीनोमिक सिलेक्शन मॉडल को बना लिया, तो वो हमेशा के लिए कार्य नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन में क्रॉस होने की वजह से या टाइम टू टाइम पॉपुलेशन समय के साथ साथ अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको लगातार समय समय पर जेनेटिक मॉडल को रिवाइज करना होगा, फिर से रेफरेंस पॉपुलेशन को ढूंढना होगा, बनाना होगा, और उसकी बेसिस पर आपको बार बार मॉडल को तैयार करना होगा, तभी आपको सिलेक्शन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मॉडल को डेवलप कर लिया तो वो मॉडल आपका लगातार चलता रहेगा। इसमें आपको जेनेटिक चिप को भी चेंज करना होगा और आपको जो मॉडल्स हैं उन्हें भी लगातार रिवाइज करते रहना होगा, जैसे विद रिस्पेक्ट टू योर पॉपुलेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन जो इसकी है वह है द नीड ऑफ कंटिन्यूअस फिनोटाइपिंग। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस फिनोटाइपिंग करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम न्यू मॉडल बनाएंगे, न्यू जीनोमिक मॉडल को तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमें वहाँ पर हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों की आवश्यकता होती है। तो फिर हमें यहाँ पर लगातार फिनोटाइपिंग करने की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू डिफरेंट पॉपुलेशन अनलेस दे ओवरलैप। तो इससे रिलेटेड मैंने डिस्कस अभी किया था कि यहाँ पर यदि आपका पॉपुलेशन अलग है तो उसका जेनेटिक सेटअप, जेनेटिक मटेरियल या फिर जीनोटाइप पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा यदि पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो आप उस कंडीशन में सेम चिप, माइक्रो एरे या फिर सेम जो जेनेटिक मॉडल आपने बनाया है उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। द सिस्टम डेवलप्ड फॉर बॉस टारस कैन नॉट बी अप्लाइड टू बॉस इंडिकस। हमारा जो इंडिजिनस एनिमल है उसे हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो बॉस टारस के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में जो चिप या फिर जो उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बनाया है एज सच उसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का वो डिफरेंट है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस है। कंक्लूज़न की बात की जाए तो अब हम कंक्लूज़न देखते हैं। हम लगभग अपने इस लेक्चर के लगभग लास्ट स्लाइड पर हैं, तो कंक्लूजन्स देखेंगे यहाँ पर। जीनोमिक सिलेक्शन looks set to be the technology that has delivered the largest increase in the rate of genetic gain for the dairy industry in the past 20 years। तो लास्ट 20 ईयर में जो हमारा मैक्सिमम जो जेनेटिक गेन में इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें जीनोमिक सिलेक्शन एक अहम योगदान दे रहा है। Within the immediate or medium term future, it is unlikely to have significant impact on the livelihood of poor smallholder। तो इमीडिएट फ्यूचर की यदि हम मीडियम टर्म में फ्यूचर की बात करें तो यह जो जीनोमिक सिलेक्शन है वह अभी तुरंत तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करंट सिचुएशन में बहुत डालने वाला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात किया जाए तो इसके एप्लीकेशंस जो है वो ट्रिमेंडस इम्पैक्ट लाने वाले हैं। एडवांस टेक्नोलॉजीज आर सपोर्टर, यह जो लास्ट लाइन है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवांस टेक्नोलॉजीज आर सपोर्टर नॉट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन द इंडियन कंडीशन। यदि हम इंडियन कंडीशन की बात की जाए, यहाँ पर हर्ड साइज छोटे होते हैं, हर एक किसान 2-3 एनिमल को रख रहे हैं, तो इस कंडीशंस में इंडियन सिनेरियो को देखा जाए तो यहाँ पर ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जीनोमिक सिलेक्शन वाली टेक्नोलॉजी है, वो एक सपोर्टर के तरीके से कार्य कर सकती है। जो हमारे कुछ एक इंस्टीट्यूशनल हार्ड है वहाँ पर तो इन सारी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सारी टेक्नोलॉजी को ये रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड दे सकता है, सपोर्ट दे सकता है इंडियन कंडीशंस में। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने जीनोमिक सिलेक्शन और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया। होप करता हूं कि यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप अपनी क्वेरीज को मेरे
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।